सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से प्रोग्राम का आगाज करेंगे, जहां आज हमने 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में होते देखा और इंडेक्स भी 77,000 की सतह से अब ऊपर मौजूद है। 78,000 की तरफ इस वक्त ही जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा था कि 80,000 से ऊपर तक इंडेक्स गया था, लेकिन फिर कुछ करेक्शन मार्केट में हुई। आज मार्केट में किस तरह से कारोबार की सूरत हाल रही और इस वक्त इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो कितना बहाल है, इस बारे में हम तफसील जानेंगे। कफील अहमद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आज के दिन भर क्या सूरत हाल रही और तकरीबन 760 पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, खासी मुस्बत पेशरफ्त रही है आज? जी, कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटिमेंट था मार्केट में और जो सुबह आगाज हुई थी का मार्केट थोड़ा सा जो है वो सरमाया मोहतात था। उसके बाद मार्केट में अगर हम बात कर लें 12 बजे के बाद से कारोबार के एंड तक जो है वो 760 पॉइंट का इजाफा मार्केट में जो है वो रिकॉर्ड किया गया और जो 100 इंडेक्स है वो 77,874 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। और अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो 25 अरब रुपए के 49 करोड़ जिसका जो है वो कारोबार जो है वो हुआ है, जिसमें से 182 कंपनियां प्लस हैं और 192 जो है वो माइनस में रिकॉर्ड की गई। तो थोड़ा सा मार्केट आज अच्छा, अगर ये कहें कि प्लस बिहेव हुआ है मार्केट के अंदर और थोड़ा सा जो है वो जो सरमायाकार है उनका जो मूड था वो इससे खासा हुआ। लेकिन अभी भी अगर ये कहा जाए तो जो मार्केट माहिरीन से हमारी बात उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो चीजें चल रही है टैक्सेस के हवाले से ओवरऑल सेंटीमेंट और IMF से जो बातचीत का अमल है उसके बाद ही जो है मार्केट जो है वो आगे की तरफ जो है वो ज्यादा मूव होगी। और अब देख रही है कि मार्केट क्योंकि अभी भी 70,000 के लेवल पर मार्केट है, तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी सरमायाकार को देखते हुए तमाम जो पोजीशंस हैं उसको लेने का इख्तियार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। मार्केट में बहुत सूरत हाल रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मार्केट कहां तक ग्रो करती है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा अहम मामला है वो है टैक्सेस के बोझ का, जो कि इस वक्त तमाम ही सेक्टर्स हम एहतजाज करते हैं उनको देख रहे हैं। खासतौर पर जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि चंद सेक्टर्स पर इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ टैक्सेस में कमी हमने देखी है। पेट्रोलियम सेक्टर ने जब एक प्रोटेस्ट किया, एक हड़ताल की कॉल दी, उन पर से जो एक इजाफी टैक्स था उसको ख़त्म किया गया। फिर हमने फ्लोर मिल्स मालकान को हड़ताल करते देखा, वहां पर भी FBR ने स्टेप बैक लिया। FBR के नए चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब आए, तो उनके आने के बाद किन किन इस्लाहात की इस वक्त इदारे में ज़रूरत है और टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि जो पहले से टैक्स पेयर्स पर बोझ है इसको थोड़ा कम किया जा सके, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सद्दाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, असिस्टेंट चीफ हैं पॉलिसी के। पाइट साहब का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमारे अशफाक तोला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो सद्दाम साहब, ज़रा गुफ्तगू में आपसे शुरू करता हूँ कि ये हमें अगर कुछ रिफॉर्म्स लानी है FBR में तो वो किस तरह की रिफॉर्म्स हो सकती हैं? चूंकि अभी हम देख रहे हैं एक सेक्टर जो प्रोटेस्ट करता है, सड़कों पर आता है या हड़ताल की कॉल देता है, तो FBR उसकी बात तो मान लेता है, तो फिर ये बाकी लोगों का क्या कसूर है कि उन पर टैक्सेस का बोझ लाद दिया गया? एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जी आप एक जो सैलरीड क्लास आजकल प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी कि सैलरीड क्लास सबसे ज़्यादा एहतजाज करी है कि हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगा। तो किसी सर्टन सेगमेंट के ऊपर टैक्स लगाने के बजाय टू इंक्रीज द रेवेन्यूज़, ये हल नहीं है। हमें ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म करनी होंगी और मैं तो ये कहता हूँ वी शुड गो बियॉन्ड FBR नाउ। FBR इज़ जस्ट इदारा जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है। बेस आपकी तब तक इंक्रीज नहीं हो सकेगी जब तक रिफॉर्म नहीं आएंगे, और रिफॉर्म के लिए हमें चाहिए ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जब मुल्क में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही सफोकेट हो रही है, जब बिजली महंगी है, अनसर्टेनिटी है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, हेल्थ ऑफ द इकॉनमी विल गो डाउन और आपकी जो रेवेन्यूज़ कम आएंगे। जब रेवेन्यूज़ कम आएंगे तो यू नीड जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स के। सैलरीड क्लास तो इज़ डॉक्यूमेंटेड, वो तो कहीं निकल नहीं सकती। सो आपने एक आसान हल निकाल लिया कि चलें इनके ऊपर टैक्स दर इंक्रीज़ करें ताकि हमारे रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो इक्वेट हो जाए। ट्रेडर्स जैसे आपने कहा, जो लोग डॉक्यूमेंटेड हैं, जो टैक्स पे करते हो, आपने उन पर इंक्रीज़ कर दिया। सो इट्स नॉट अ सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की तरफ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत अरसे से जिसकी बात होती है एंड पाइड एडवोकेट्स फॉर दैट कि यूनिवर्सल इनकम टैक्स होना चाहिए। यूनिवर्सल इनकम टैक्स मींस कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे भी टैक्स लगना चाहिए, वो आपकी जितनी भी इनकम है। और ये तो IMF भी कह रहे हैं हमें कि आप इस पर भी टैक्स लगाएं। एग्जैक्टली, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है, बट आई डोंट नो IMF कितना इसको कंपल्शन बनाता है हुकूमत के लिए कि वो इसको माने। सो अगर एक सैलरीड क्लास 1 लाख पर टैक्स दे रहे हैं तो वही एग्रीकल्चर अगर इनकम 1 लाख है तो उस पर भी टैक्स आना चाहिए। सो ये जो सब्सिडाइज करना है कुछ लोगों को और कुछ के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालना है, ये मसले की जड़ है।
और हमें लगता ये है विद द कॉमन सेंस के टैक्स रेट इंक्रीज किया है सैलरीड क्लास पे तो रेवेन्यूज ज़्यादा आएंगे, जबकि उल्टा होता है। हमें दुनिया में ग्लोबल जो एविडेंस है, हमें इकोनॉमिक एविडेंस हमें शो करते हैं कि जब टैक्स रेट आप इंक्रीज़ करते हैं तो रेवेन्यूज़ कम होते हैं, लोग छुपाना स्टार्ट करते देते हैं, अंडर इन्वॉइसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो आप टैक्स रेट कम करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, टैक्स जो पेमेंट को आसान बनाएं ताकि लोग खुद टैक्स दें। सो ये कोई एक का दुक्का चीज़ नहीं है। अब तो जो मुल्क के हालात हैं, सो बियॉन्ड FBR एक ब्रॉड बेस हमें सबसे पहले अपनी इकॉनमी के व्हील को करना है, हमें चीज़ें आसान बनानी है, ओवर रेगुलेशन है, रेगुलेशन कम करना है। सो फर्स्ट नीजर रिएक्शन को कुछ ना कुछ तो आपको रेवेन्यूज़ के लिए यू हैव टू डू थिंग्स, बट आपको सबसे पहले अब इस वक्त अपनी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्री को, उसको फोकस करना है। जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी इन रियल टाइम इंक्रीज नहीं होगी तब तक नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम शॉर्ट टर्म ईयर पे जाएं तो 3-4 साल बाद हम फिर IMF के पास जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट शॉर्ट टर्म ईयर, हुकूमत ने भी से माइंड बनाया हुआ है कि हमारा कोई लास्ट प्रोग्राम तो है नहीं, हमें 3 साल बाद, क्योंकि तो उसे भी ब्रीदिंग स्पेस है कि आपने कुछ रोल ओवर्स करवा लिए, 3 साल के बाद फिर आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। तो हालात तो ये मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। तो ब्रीदिंग स्पेस का मकसद ये होता है कि आप ब्रीदिंग स्पेस लें और उस टाइम को के अंदर आप रिफॉर्म्स करें। बट हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब हम IMF से लोन ले लेते हैं तो वी एंजॉय दैट लोन, पेमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, इकोनॉमी हल्की फुल्की स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट का टेन्योर रिफॉर्म इतना शॉर्ट टर्म होता है कि वो गुजर जाता है। तो वो जो रिफॉर्म का पीरियड आपने लिया होता है ब्रीदिंग स्पेस IMF से लोन लेके कि जी IMF से लोन लेंगे ताकि फ़िलहाल जो हमारे मसले हैं वो हल हो जाएं, और उस टाइम में हम ट्राई करेंगे रिफॉर्म लेकें और फिर रिफॉर्म से ये चीज़ें होंगी। तो हम वो रिफॉर्म नहीं करते, हम पेमेंट ले लेते हैं, ब्रीदिंग स्पेस ले लेते हैं, सब कुछ होता है और 3-4 साल बाद हम फिर उसी जगह पे होते हैं। ठीक है, तो हमारे इशफाक साहब, ये IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड ये कि मिल जाएगा, सारी शराइत हमने पूरी कर दी। अब उसके बाद फिर ये टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह से लेकर आनी है? सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तो नहीं है, फिर ये रियल स्टेट सेक्टर भी है, फिर उसमें रिटेल सेक्टर भी है। उस पर हुकूमत ने कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन लाखों में से वो चंद हज़ार कोई अभी तक रजिस्टर कर पाएँ, और वो भी पता नहीं अपनी एक्चुअल इनकम वो लोग शो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसको शुरू कहाँ से किया जाए? अच्छा चले, अमाद साहब को हम रिकनेक्ट जरा करते हैं। तो अब सदाम साहब, ये अगर इसको हमें कहीं से स्टार्ट करना है, ज़ाहिर है इस वक्त इतनी ख़राबी हो चुकी है कि हुकूमत भी, तो चलें अमाद साहब आगे जरा पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लें। अमाद साहब ये बताइएगा, ये रिफॉर्म्स अगर लानी है टैक्स कलेक्शन में और इस नेट को अगर बढ़ाना है, ये जो 13,000 अरब का ये राउंड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये फिगर इस साल हासिल करना है और अगले साल ये इससे भी बढ़ेगा, तो ये पहले से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर बोझ बढ़ाते जाएँ, इस कलेक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए, नेट को कैसे वसी किया जाए? जी अमाई साहब को आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अमाई साहब को जरा रिकनेक्ट हम कर। अच्छा जी आप ना जी मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो टैक्स नेट है, टैक्स नेट को बढ़ाया कैसे जाए, ये अभी हुकूमत को कौन कौन से जरूरी स्टेप्स फौरन लेने होंगे? 2-3 साल का आपको ब्रीदिंग स्पेस तो मिल गया IMF के प्रोग्राम की सूरत में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, तो इन 2-3 सालों में अभी कौन कौन से स्टेप्स करने की जरूरत है इस गवर्नमेंट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आपको अगर रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए तो इस वक्त रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पड़ी हुई है टेबल पे। उसमें 2.5 ट्रिलियन के डायरेक्ट टैक्स एक्विटेबल मेजर्स हैं जो कि फ्लोटिंग ऑन द सरफेस हैं, और वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फायदा हो सकता है। मैं एक मिसाल ले लूँ टैक्स की, तो आप जैसे अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, उसमें एक प्रपोजल ये था कि आप मिनिमम एसेट टैक्स लगा दें। अगर लेट से आपके अशफाक साहब को, अमायद अशफाक साहब को रिकनेक्ट हम कर लेते हैं। अमायद अशफाक तोला साहब, सद्दाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमायद साहब अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा, और फिर अब ये ज़ाहिर है इस वक्त हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत के लिए बड़ा क्रंच टाइम है, बहुत मुश्किल हालात हैं। IMF जब ये कहता है कि आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, ये नहीं लगाते। जब वो कहता है कि आप ये स्टेशनरी के सामान पर टैक्स ना हटाएं, तो हुकूमत फ़ौरन मान लेती है। तो ये अपने मतलब की ही सिर्फ जो कंडीशंस हैं IMF की वो मानी जाती हैं, वाकई IMF का प्रेशर ऐसा होता है कि वो मानना ज़रूरी है? आपको चंद बातें देखिए, जैसे मैं पहले अर्ज फरमा रहा था, RRMC की रिपोर्ट में मिनिमम एसेट टैक्स का प्रपोजल टेबल पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक आपके और मेरे एक सर्टन थ्रेशोल्ड के असासे मौजूद हैं, तो उस पर एक मिनिमम मुझे 1% 2% टैक्स देना लाजिम हो जाएगा। अब अगर मैंने उससे ज्यादा इनकम टैक्स दिया है तो मुझे फिर मिनिमम एसेट टैक्स देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उससे साल में मैंने कम इनकम टैक्स दिया है
तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मुझे मिनिमम एसेट टैक्स की मद में जमा करवाना पड़ेगा। अब इस पे लीगल डिबेट हो सकती है कि इसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये लागू हो सकता है एग्रीकल्चरल इनकम पे थ्रू मिनिमम एसेट टैक्स। जहां तक सर आप बात कर रहे हैं कि मर्जी के टैक्सेस की, देखें ये तो मेरे ख्याल से नामुनासिब सी चीज थी कि जो स्टेशनरी आइटम्स पे टैक्स लगाया गया है, सेल्स टैक्स वाला, जो दूध पे लगाया गया है, ठीक है। और शुरू में जो आप बात कर रहे थे कि जिस भी सेक्टर में टैक्स लगाते हैं वो एहतजाज करना शुरू कर देना। देखिए, हर एहतजाज का हक हर किसी के पास है, लेकिन हर एहतजाज मेरे उसमें सही नहीं होता या गलत भी नहीं होता। अब जैसे सैलरीड क्लास है, वो बिल्कुल अपनी हक बजाने बैंक एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि सर वो मेरे मुताबिक वो इस मुल्क का सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। उनकी तनख्वाह जो है वो आती है, एम्प्लॉयर एट सोर्स उनका टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। उन पे जिस तरीके से टैक्स रेट्स बढ़ाए गए हैं, आप अगर देखेंगे तो ये है तो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, लेकिन अगर आप इफेक्ट परसेंटेज वाइज इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हिट जो आई है इन जो ये बोल रहे हैं रिफॉर्म्स में, वो आई है सबसे जो बेसिक सैलरी कमा रहे हैं उसको आई है। तो ये रिग्रेसिव रिफॉर्म है, इसका नाम प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स का दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं है। अच्छा देखिए, और उसके बाद यहाँ पे आपने लोगों की परचेजिंग पावर काट दी, ठीक है, कम कर दी बिल्कुल आपने। उसमें मेरे काफी दोस्त आ रहे हैं, वो सब मायूस बैठे हुए, वो मुझे बोलते हैं जी किस तरफ ये टैक्सेशन का निजाम जा रहा है। हमारे जितने भी इंक्रीमेंट्स थे वो सारे उन पे हमारे टैक्सेस इतनी बढ़ गए कि हमारे इंक्रीमेंट्स का फायदा ही नहीं हुआ। तो सर आप बिल्कुल आप सही बोल रहे थे कि ये एहतजाज अपनी जगह बजात है और रहेगा भी, जब तक मेरे ख्याल से हुकूमत को रिविजिट करना चाहिए जो उन्होंने सैलरी क्लास वालों के साथ नाइंसाफी करी है। अब देखें, जहां तक पेट्रोलियम डीलर्स का हवाला है, मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले वक्त कहा था, देखिए वो एक टेक्निकल इशू था। उनके मार्जिन पे जो टैक्स कटता है अभी भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 156 में, वो फाइनल टैक्स होता है। तो वो जो ये 236G और H में उन पे जो एडवांस टैक्स एडजस्टेबल है वो किधर लेके जाएंगे? तो उनका टेक्निकल ग्राउंड पे एक एहतजाज सही भी था, लेकिन होता फिर ये है कि अब जब इतने एहतजाज होना शुरू हो जाते हैं और जब आ जाता है जी मीडिया में कि जी एहतजाज की वजह से बात मान ली गई, तो फिर जाहिर सी बात है, एक आप समझें जिसको आप बोलेंगे रिट ऑफ द स्टेट, वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि वो रिट शायद कमजोर होती जा रही है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अब आप देखें, जैसे अब ये जो 236G और H जो ये ताजिरों पे विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है, ये बड़ा अच्छा इकदाम है, ये RRMC की रिपोर्ट में ही था, ठीक है। अब इससे आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल में अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, 250 से 300 अरब सालाना रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसका मेन पर्पस है कि सप्लाई चेन जो है, अब हमारे साहब इशू वही है ना। अब आप देखें, ताजिरों ने बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद कर दी, वो अपने लेवल पर एक अलग एहतजाज कर रहे हैं। अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम पर भी ये टैक्स गलत लगा, इसको भी आप खत्म करें या फिर कम से कम जरूर करें। तो फिर ये इस तरह तो नेट वसी हो नहीं पाएगा। जिस नए सेक्टर पर हम टैक्स लगाते जाएंगे वो सड़कों पर निकल आएगा। सर देखें, ये जो ताजिर दो स्कीम आई है, पहले तो इन्होंने जो अभी अमेंडमेंट करी है उसमें अच्छे खासे ताजिरों को इन्होंने वैसे ही ट्रेडर्स को एक्सक्लूड कर दिया है। वो अलग बात है, उनकी अपनी एक अलग स्कीम है इनकम टैक्स के कानून में, लेकिन मैं अपना जो तज्जिया है वो बिल्कुल मोहतात करूंगा जो ताजिर दो स्कीम के हवाले से। देखिए, एडवांस टैक्स जो है प्रिजम्पटिव इनकम पे, इंडिकेटिव इनकम पे इन्होंने लगाया कि जी अगर आपकी जो दुकान है वो क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में, तो क्योंकि क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में है तो आपका महीने का इतना एडवांस टैक्स हम आपसे, आपकी इतनी महीने की इंडिकेटिव इनकम है उस पर हम इतना एडवांस टैक्स आपसे ले लिया करेंगे। मेरे ख्याल से ये जब भी इंडिकेटिव इनकम पे टैक्स लगता है या इंडिकेटिव इनकम टैक्स लगता है, वो कभी इक्विटेबल नहीं होता और उस पर हमेशा एहतजाज होता है। हमेशा एहतजाज इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए, आपकी शॉप है ब्लॉक 5 में, लेट से ब्लॉक 8 में, हो सकता है आपका महीने का टर्नओवर 20 लाख रुपए हो, बराबर वाला जो है उसकी शॉप उतनी बड़ी है, उसका थोड़ा सा वो टफ टाइम उसका हो, शायद ना चल रहा हो, वो भी उतना ही टैक्स भरे, जबकि उस बेचारे की इनकम या उसका टर्नओवर जो है वो आपसे कम होगा। तो ये तो अब मेरे ख्याल से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो रिविजिट करने चाहिए हैं।
हुकूमत को, क्योंकि इस तरीके से मतलब टैक्स लगाएं, ठीक है, टैक्स नेट बढ़ाएं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ पॉलिसीज तो रिविजिट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब सद्दाम साहब ये कौन सी ये पॉलिसीज़ को रिविजिट करना पड़ेगा? इतना फिस्कल स्पेस हमारी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, चूँकि हम देखते हैं कि हर महीने 150 अरब तो हमें IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में देने हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर कलेक्शन को तो किसी तरह बढ़ाना है, या तो वहाँ पर रीनिगोशिएशन की जाए कि वो अमाउंट ख़त्म हो जाए, तो कम अज़ कम यहाँ टैक्सेस का जो बोझ है आवाम पर से वो ख़त्म हो सके। कुछ कोई इस तरह की एक कोई पॉलिसी यूनिफॉर्म बनानी पड़ेगी? नहीं, अगेन जिस तरह मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म जो मैयर है वो तब हो नहीं सकता, हमें ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म करनी पड़ेगी। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि रेट ऑफ द स्टेट है एक, आपने जो रिफॉर्म करने हैं डॉक्यूमेंटेशन के, जो रिटेलर्स हैं, होलसेल हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, उनको एहतजाज तो होने दें, एक बार तो ये काम होने दें, ये तो हमेशा होगा। व्हेन एवर यू डू रिफॉर्म रेजिस्टेंस हमेशा आती है, तो एक बार जब आप एक की मान लेंगे तब आपको सेकंड की माननी पड़ेंगी, बिकॉज वो हो जाता है कि पहले मानी तो अब हमारी मानेंगे, तो एक बात तो आप होने दें। बट अगेन आई वुड एग्री विद हिम कि कुछ चीज़ें रिविजिट करनी है हमें, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं हमारे सारे, जस्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज़। और जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, उनका फोकस भी अकाउंटिंग पे ज़्यादा होता है कि रेवेन्यू और इनकम इक्वल हों, बट जो एक्चुअल रिफॉर्म है ऑन द ग्राउंड वो नहीं हो पाती। सो हमारे पिछले जो 2 दिहाई से IMF के साथ प्रोग्राम है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज हो रही है और नंबर गेम को इक्वल करने में हम लोग कभी इधर से इनकम। लेकिन IMF आपको ये तो डिक्टेट नहीं करता ना कि आप टैक्स पेयर्स पर ही बोझ बढ़ाते जाएं, वहाँ से तो कुछ इस तरह की बातचीत सामने आती है कि आप जो तबका टैक्स आपका नहीं दे रहा उसको भी आप टैक्स नेट में कम से कम लेकर आएं। वो मुश्किल काम है ना। फिर वो जो आसान हल हमारे वाले एडवाइस करते हैं कि आसान हल ये कि हम फिलहाल इनकम टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर हम देख लेंगे, उसके ऊपर हम रिफॉर्म लेके आते हैं, बट वो हो नहीं पाती हमेशा से। और उस फिलहाल को फिर वो परमानेंट कर देते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। और जब वो फिलहाल जब फॉर एग्जाम्पल टैक्स जिस तरह हम पे लग गया सैलरीड क्लास और वो रेवेन्यू नंबर कुछ ऐसे के लिए ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि मतलब हालात ठीक हैं, स्टेबल हैं, अभी इतने रिफॉर्म की अशद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन रिफॉर्म होगा, एहतजाज होंगे, इंडस्ट्री क्लोज डाउन हो जाएगी, वो हो जाएगा। सो हमें अभी स्टेबल हैं, बट स्टेबिलिटी के बाद जब इंस्टेबिलिटी फिर आती है, फिर हम IMF के पास जाते हैं। सो मेरा ख्याल है हम शायद एक यूनिक केस हैं, 24 दफ़ा हम IMF के पास हम जा चुके हैं। सो ये मुश्किल वक्त आएगा, मेरा ख्याल में घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त से हमें निकलना होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, बट हमें लॉन्ग टर्म फैसले, जैसा मैंने कहा सबसे पहला जो फोकस है, फर्स्ट स्टेप, अगर हम हुकूमत को एडवाइस करें, रेगुलेशन को आप कम करें। ओवर रेगुलेशन है, आप जिस जगह पे जाएं, आपने बिल्डिंग बनानी हो, आपने प्राइवेट स्कूल खोलना हो, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना हो, आपने कोई बिजनेस जो वेंचर है फैक्ट्री खोलनी हो, उसके NOCs, उसके प्रोसेसेस और 3-4 साल लगते हैं। तो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो रही, बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी तो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जो GDP में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, आपके रेवेन्यूज उस तरह नहीं आएंगे। जब बिज़नेस एक्टिविटी इन्फ्लेट करेगी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी तो होंगे ना, 5000 एम्प्लॉयज़ भी तो होंगे। जब उनकी इनकम आना शुरू होंगी तो उन पर इनकम टैक्स भी लगेगा, उनकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी। वो जो 5000 लोग जो अभी फैक्ट्री में लगे हैं वो तो कंजम्पशन भी करेंगे, पत्ती चीनी भी लेंगे, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी देंगे। सो ये सारे रेवेन्यू खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट हम उसको नहीं देख रहे। वो हम कहते हैं पहले टैक्स आए फिर ये काम हो, पहले वो काम करें फिर टैक्स आए। तवज्जो हमारी सिर्फ रोल ओवर्स पे रहती है कि इस साल हमें जो कर्ज वापस करना है, हम उसको कोई उसका इंतजाम करने के बजाय हम मालिक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको बढ़ा दें। अगेन शॉर्ट टर्म 2 साल बाद भी तो आपके ऊपर आएगा सर के ऊपर और आपको फिर देना है, तो उसकी क्या तैयारी ये होनी चाहिए कि उसको किस तरह कम किया जा सके? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इसके लिए एक टीम बनाएं। आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक स्पेशलाइज टीम बनाएं कि जो डेट हमने लिए हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स बिठाएं, जो इकोनॉमिस्ट हों, जो CA हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, कि उसको टेक्निकल मैनर में हम उसको एड्रेस करें कि हमें हर साल कितना देना है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी देनी है। क्योंकि जब वो टेक्निकल मैटर्स में, जब उसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब उनकी एडवाइस शामिल हो जाती है, फिर उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं कि नहीं इंटरेस्ट में नहीं, पहले इधर ये वाला बेनज़ीर में करना, बेनज़ीर। इस बार तो ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर आपके एक प्योर बैंकर हैं और वो कोई हमेशा से रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा से टेक्निकली होते हैं, हफीज़ शेख साहब थे और सारे इस तरह से टेक्निकल होते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक उसके अंदर इन्वायरमेंट में एक टीम के अंदर रह रहे होते हैं, फिर हुकूमत की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, तो दे हैड टू टेक हिट टू द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट को। अकेले तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी शायद टेक्निकल वो एडवाइस होगी, बट ऑब्वियसली जब हुकूमत आपको कहती है कि नहीं इस वक्त हमने ये करना है, और जिस तरह की आप टीम बनाने की सजेशन दे भी रहे हैं, अब ये 6 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को, तो अब ये पहले इट्स टू लेट नहीं हो गया कि अभी तक हुकूमत ने लाइन पर सोचा ही नहीं है? इट्स ऑलरेडी लेट। देखिए आप जब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपकी रेगुलेशंस कम होंगी, आपके जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं, कोई और इन्वेस्टर वो नहीं आ रहे, आपके अपने मुल्क निकल रहे हैं लोग से बाहर,
तो जब आपकी रेगुलेशन का ये हाल होगा, आपके अपने लोग मुल्क से बाहर निकलें, तो आउटसाइडर किस तरह आएंगे? तो जब मैं इसीलिए कह रहा हूँ दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, ताकि आपकी एक स्टेबिलिटी है, रेगुलेशन कम हो। हमें तो फैसिलिटेट करना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए आए। हमें तो वन विंडो ऑपरेशन है कि आप बैठे हम सब कुछ करते हैं, जिस तरह होता है दुबई अबू धाबी में। तो जब ये होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, लोगों को दिखेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, सब कुछ होगा, व्हील चलने लग जाएगा, फिर हमारे पास इतने अमाउंट होगी दैट वी कैन रीपे। तो वो जब इंडिकेशन दिखेगी कि ये काम ट्रैक पे होने के लिए जा रहा है, तो वी हैव टू शो दैट कि हम ट्रैक पे हैं, हम रिफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं 6 महीने। फिर शायद हमें रोल ओवर भी कुछ एडवांटेज दे के हम कहेंगे देखिए रिफॉर्म हो रही है, आप हमें 1 साल और दे दें तब तक जब तक ये चीज़ें सेट होती हैं। बट अभी रोल ओवर में भी वो हेजिटेंट हैं जो हमें रोल ओवर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जो डेट्स हमारे मुस्तकिल बढ़ते हैं, इसमें फिर एक्सचेंज रेट का हमारा कितना अमल दखल होता है? क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर 150 या 140 के अराउंड अगर रुके हुए होते हैं जो 3-4 साल पहले था, तो शायद ये डेट्स भी हमारे इतने ना बड़े होते। एग्जैक्टली वो, मगर उसको आर्टिफिशियली रोकना इज नॉट अ सोल्यूशन, इकोनॉमिक प्रिंसिपल के खिलाफ है, बल्कि हमने रोक के मिस्टेक की है, हमें नहीं रोकना चाहिए था। तो हमें जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं उसको ज़रा, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको टेक्निकली रहने दें। और हमारे हर जगह पे चाहे जो भी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है, सप्लाई डिमांड, हम तो आज तक वो प्याज टमाटर की जो प्राइसेस हैं वो भी हमारे अप्रूव होकर आती हैं। प्याज टमाटर की प्राइसेस सप्लाई डिमांड से होती हैं। आप ये नहीं कह सकते जिस तरह पुराने ज़माने में लाइक मुगल किंग के जी आज टमाटर की कीमत से 50 रुपये होगी, जितने की आई होगी उतनी की होगी ना आगे। चलें अब ये जरूर डॉलर रेट जो एक्सचेंज रेट है, इस पर हमारे साहब की भी एक राय ले लो। हमारे साहब, अगर ये लेट सपोज हमारा डॉलर 100 रुपये का इस वक्त होता, तो ये जो हम 2100-2200 अरब रुपए IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में देने, शायद ये भी 600-700 अरब हम दे रहे होते, और इसी तरह ये फिर ज़ाहिर है दूसरे सेक्टर्स पर भी इसका एक असर होता। तो ये हम क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और अभी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हम कंसीडर करें? जी भाई साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, हमने एक इकोनॉमिक मॉडल अपना बनाया है फॉर एन असाइनमेंट, ठीक है, उसको वेट भी करवाया है। हमारे मुताबिक उस इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से रुपए की इस वक्त जो कदर है वो 235 से ऊपर नहीं है। तो जहां आप बात कर रहे हैं ना आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है, देखें आर्टिफिशियली कंट्रोल कैन गो बोथ वेज, या आप अंडर वैल्यू भी रख सकते हैं, ओवर वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। इस वक्त हमारी जो करेंसी है हमारे मुताबिक वो अंडर वैल्यूड है, सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड। तकरीबन आप समझे अगर बी का शायद 278.74 है, तो ये हमारे मुताबिक 235 होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखें अभी इस वक्त सेंट्रल बैंक साहब ये भी क्लियर कर दिएगा जरा, ये आर्टिफिशियल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से होता है, उन्होंने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ होता है? सर देखें, इस वक्त होता ये रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है उसने तकरीबन मार्केट से 7.5 अरब डॉलर जो है वो परचेज करें। अब ये डॉलर जरा जो उनको खुद ही सरेंडर होने थे, जब सरेंडर होते हैं मार्केट फोर्सेस खुद डिटरमिन कर लेते सप्लाई एंड डिमांड पे कि जी इनका क्या रेट होना था, चले 235 नहीं 250 ही कर लेते, ठीक है। वो इन्होंने सरेंडर होने से 2 या 3 दिन पहले बाय कर लिए। जब बाय किए 278 के रेट पे, तो आपका जो रुपए की कदर है वो 278 ही रही। सर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता चलूं कि हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है। तो अगर आप इसको 45 रुपए को रीवैल्यू जो उसकी ट्रू वैल्यू हमारे मुताबिक है 235 पे लाएंगे, तो आप ठीक है। चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है और इस पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद भी डिटेल से इस पर डिस्कशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इशफाक तौला साहब, सद्दाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।